जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। आज साइंस की क्लास नंबर 17। साइंस आपके एग्जाम में 15 नंबर की पूछी जाएगी और साइंस कहाँ से पूछी जाती है? एनसीईआरटी से पूछी जाती है, यानी कि जो आपने 6th क्लास से 10th क्लास तक जो पढ़ा है उसी से पूछी जाती है। तो हमने वही सीरीज आपके लिए स्टार्ट की हुई है, जबरदस्त और बेहतरीन सीरीज आपके लिए। जो भी कंटिन्यू इस सीरीज को ज्वाइन करेगा वो अपनी तैयारी को एकदम बहुत आगे तक लेकर जाएगा और साइंस के अंदर 15/15 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी रहेगी, अगर आप डेली क्लास को अच्छे से ईमानदारी से ज्वाइन करते हैं। बाकी हमारी क्लासेज का टाइम डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया था कि जिसके अंदर पूछा गया था कि दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? लैक्टिक अम्ल एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या लैक्टोबैसिलिस, या लैक्टोबैसिले एसिडफिलस, या भाई बैसिलिस रेडिसिकोला। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक बैसिलस ओरियस। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए आपको दही दिख रही होगी, अच्छी खाने का भी मन कर गया होगा फोटो देख करके। तो दही में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, जिनके अंदर जो लैक्टोबैसिलिस एक जीवाणु होता है दही के अंदर, लैक्टोबैसिलिस, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? कौन सा बैक्टीरिया? यानी कि लैक्टोबैसिलिस बैक्टीरिया यानी कि ओरियस। और दूध में वो जनन करके दही में उसको परिवर्तित कर देता है। जो बैक्टीरिया है पनीर, जो चीज आप खाते हैं, चीज रहती है, अचार या अनेक बहुत सारे जो खाने वाले पदार्थ हैं उनके उत्पादन में भी सहायक होता है। रवा, जो आप सूजी, इडली, भटूरा, ठीक है, ये सब इसके किसके? दही के ही संगठक हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, यानी कि लैक्टोबैसिलिस। ये गलत दे दिया यहाँ पे, लैक्टोबैसिलिस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलिस एसिड। ऑप्शन नंबर बी लगाओगे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। लैक्टोबैसिलस ओरियस नहीं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी नहीं, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ईस्ट का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये ईस्ट है। ईस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव यानी कि एक फंगस होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से अल्कोहल यानी कि शराब के उत्पादन के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्कोहल। ईस्ट से या क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करेंगे, यानी कि किण्वन करेंगे, उसके बाद में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, जो शराब रहती है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, ठीक है, और इनका उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल, फल, इनका जो रस है, इनके अंदर क्या होती है? शुगर, नेचुरल शुगर इनके अंदर होती है, और उसको ईस्ट के द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बताइए, आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देखिए आपने देखा होगा कई बार, जब आप आटे को आप गूंथ देते हैं, या आपने आटे को ऐसे रख दिया कई देर तक, जैसे आज आटा गूंथ दिया और सुबह तक देखोगे आटा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, उसमें अलग ही प्रकार की ऐसे जाल जाल बन जाएगा। वो किसके कारण होता है? वो ऐसा कारण किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देख रहा होगा, जैसे आटा है, यहाँ पे ये रोटी बनाते हो आटे से, देखो नीचे के टाइप में से जाला टाइप बन गया है, तो आटा क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप आटे को गूंदते हो, आटे के अंदर जो शुगर होती है और ईस्ट जो होता है, आटे के अंदर ईस्ट होती है, शुगर होता है। ईस्ट क्या करता है? उस शुगर को खाता है, ठीक है, और उस शुगर के खाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और गैस के फंसने से जो आटा क्या होता है? फूल जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रह जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बताइए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
चीनी में अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये शुगर है, शुगर का जब आप फर्मेंटेशन करोगे, फर्मेंटेशन का मतलब है उसके अंदर यीस्ट होता है और उसी से क्या बन जाएगी, अल्कोहल बनेगी। फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट की सहायता से चीनी को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा गया कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। चीनी को अल्कोहल करने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट बताइए, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है। एंटीबायोटिक जो आप दवाएं खाते हो वो क्या होती है, एंटीबायोटिक दवा होती है। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको किसका इंजेक्शन देता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, ठीक है, या कोई आपको गोली देता है जिसके अंदर पेनिसिलिन मौजूद होता है, या आपको कोई कैप्सूल देता है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल है, जो पेनिसिलिन है, और आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु हैं जो आपके अंदर शरीर के अंदर बीमारी पैदा कर रहे हैं, उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि उनको आगे बढ़ने से रोक देता है, ठीक है। और इस प्रकार की मेडिसिन को ही, जो ये काम करती है शरीर के अंदर बीमारी के टाइम पे, उसको ही क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है, इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। जैसे आपने कैप्सूल ले लिया, ठीक है, तो जो जिस भी बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार हुए उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। ये डज नॉट एक्ट ऑन न्यूक्लियस, भाई जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर ये क्या एक्ट नहीं करता है, कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया रोक देता है। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो पूरी कोशिका सेल ना बना पाए, ठीक है, इनहिबिट सेल ना बना पाए, कोशिका भित्ति ना बना पाए, उसकी प्रक्रिया को रोक देता है। अगर उसने अपनी सेल बना ली तो और ज्यादा बीमार आप होते चले जाओगे, ठीक है। और भी बहुत सारे जीवाणु को, कवक को रोकने के लिए, फंगस को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन की बात बता रहा हूँ, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, दवाई रहती है उसके अंदर आप देखोगे कभी लिखा रहता है, और टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। इनका प्रयोग भी आप अपनी बीमारी के अंदर बैक्टीरिया को रोकने के लिए करते हो। नेक्स्ट बताइए, प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। जो प्रतिजैविक होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से किए जाते हैं, वो भाई ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, कवकों से भी और जीवाणुओं से भी, फंगी से भी और बैक्टीरिया भी से। ये फंगी है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये नील हरित जीवाणु यानी कि साइने बैक्टीरिया है। तो आप फंगी से भी और बैक्टीरिया से भी क्या प्राप्त करते हो, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जो है मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। और वही एंटीबायोटिक फिर आपके शरीर के अंदर जब आप लेते हो, उन रोगों से लड़ने से आपकी अक्षमता करते हैं। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से लड़ने के लिए सूक्ष्म जीव के लिए क्या उत्पन्न करता है। देखो, अगर आपके शरीर के अंदर क्या बनता है, एंटीबॉडी बनते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेंगे तो आपका जो शरीर है वो रोगों से लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। एंटीजन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए विशेष प्रोटीन होता है, एक एंटीबॉडी, उसका उत्पन्न करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन यानी कि एंटीबॉडी। नेक्स्ट, टीका से रोके जाने वाले निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं है, यानी कि आप टीके से इनमें से कौन सी बीमारी नहीं रोक सकते हैं। टीका क्या कार्य करता है, हैजा यानी कि कोलेरा, गंजापन, बाल्डनेस, हेपेटाइटिस, पोलियो। वैक्सीन लेते हो, पोलियो की भी वैक्सीन आती है, बिल्कुल आती है, हेपेटाइटिस बिल्कुल, हैजा, ये टीकाकरण, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, टीका से रोके जाने वाली बीमारी है। लेकिन जो गंजापन है वो टीका से रोका जाने वाली बीमारी नहीं। आजकल तो आप देखते होंगे बहुत लोग गंजे हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता कि भाई एक टीका लगवाओ और आपका गंजापन खत्म हो जाएगा, आप गंजे नहीं हो पाओगे, तो मेरे दोस्तों ऐसा कोई वैक्सीन है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बाल्डनेस, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर गंजे टकले हो गए तो हो गई।
नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप में जाने जाते हैं। डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासाइट यानी कि प्रतिजीवी, पैथोजन रोगजनक, प्रतिजन यानी कि एंटीजन, और नन ऑफ दीज। तो उनको किसके रूप में जाना जाता है? रोगजनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि पैथोजन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके शरीर के अंदर बहुत हानि पहुंचाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मनुष्य के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे छोटे छोटे जीवों, सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? रोगाणु बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं, या पैथोजन बोलते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, टीबी, हैजा, टाइफाइड, ये सब किसके कारण होते हैं? सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ठीक है, और जो सूक्ष्म जीव हैं आपके भोजन को, आपके कपड़े को, चमड़े की वस्तुओं को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। फिर बता रहा हूं, पैथोजन किसको बोलते हैं, या हिंदी में रोगाणु या रोगजनक किसको बोलते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव। कौन से सूक्ष्म जीव? जो आपके शरीर के अंदर हानि पहुंचाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, संचरणीय रोग में आने वाले कारक हैं। द फैक्टर कोजिंग कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संपर्क में आने से इनमें से कौन सी बीमारी फैलती है? संचरणीय रोग में आने वाले कारक, ये भाई बीमारी आपने देखा होगा, जैसे अभी कोरोना आया था, तो किसके कारण फैलती थी भाई? वो हवा के कारण भी, एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण भी, या जिस आदमी को कोरोना है अगर आप उसके पास में आ गई तो कोरोना के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे और आपको भी कोरोना हो जाएगा। तो इनमें से पूछा गया कि कौन से कारक हैं? वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क द्वारा, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर ए चारों के चारों। ठीक है भाई, मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सांस के द्वारा, या पीने वाले पानी के द्वारा, या भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। अगर कोई ऑलरेडी पहले ही आदमी उस बीमारी से ग्रसित है, अगर आप उसके संपर्क में आ जाते हो तो भी आपको रोग हो सकता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जिस बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है उसको संक्रमित व्यक्ति बोलते हैं, और कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, या फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से फैल जाते हैं। ऐसे रोगों को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं एग्जांपल दे दूं, हैजा, ठीक है, सर्दी जुकाम, जैसे आपने देखा होगा अगर आपके घर में किसी को सर्दी हो गई, जुकाम हो गया तो आपको भी हो जाता है। चिकन पॉक्स से, ठीक है, अक्षय रोग है जिसको आप टीबी बोलते हैं, ये सब किसके कारण? एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाते हैं। डेंगू का वाहक मच्छर कौन सा है? ठीक है, डेंगू का वाहक मच्छर एडिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफिलीज, या प्लेजोडियम। तो मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक उदाहरण है, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि मच्छर जो है प्लेजोमोडियम, ये किसका है? मलेरिया का। जो प्लेजोडियम जो मच्छर है वो किसका है? मलेरिया का है। ठीक है, एडिस मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, जिका जैसी बीमारियों का वाहक होता है। एडी मच्छर, एडिस, एडिस यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं? मादा मच्छर होता है ये। ठीक है, मादा एडिस मच्छर, क्या बोलेंगे? मादा एडिस मच्छर। ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू के वायरस का वाहक है। मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार आप कर सकते हैं भाई? ज्यादातर जो डेंगू है अपने पास में, आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दें। ज्यादातर जो डेंगू मच्छर है साफ पानी के अंदर आता है। ठीक है, तो एडिस मॉस्किटो, एडिस मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, चिका जैसी बीमारियों का वाहक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? एडिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 1796 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, जोनास ई साल, डेविड स्मिथ। देखिए, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज 1796 के अंदर कर दी थी भाई। ठीक है, 1798 आएगा वैसे, यहाँ पे 1796 कर दिया इसने, 1796 या 98, हाँ 1796 ही आएगा।
चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, मिलान करना है भाई। यानी कि जो अक्षय रोग है, यानी कि जो जिसको आप टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, मलेरिया, हैजा, पूछा गया कि किसके कारण फैलते हैं ये। ठीक है, टीबी किसके कारण होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, टीबी वायु के कारण फैलता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है, मच्छर के कारण होता है, और हैजा जल से, दूषित जल से हैजा हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस आपका वायु यानी कि एयर, एक दूसरे के आदमी संपर्क आने से, और मलेरिया यानी कि मेरे दोस्तों मच्छर। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अक्षय रोग वायु, मलेरिया मच्छर, और हैजा जल। अक्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है और वायु के माध्यम से फैलता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी, एक मच्छर होता है प्लाज्मोडियम, उस मच्छर के काटने से फैलता है। हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है और दूषित जल के सेवन से होता है। ठीक है, तो यहां से पूछा जाता है आपसे कि जो अक्षय रोग है, जो टीबी है, खसरा जिसको आप मिजल्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, वो किसके कौन से वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया वायरस यानी कि जीवाणु वायरस के कारण होता है। यानी कि सभी की सभी जो बीमारी हैं, अक्षय रोग आपकी बैक्टीरिया के कारण, खसरा वायरस के कारण, चिकन पॉक्स वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण। ठीक है, वायु या जल सीधे संपर्क में आने से ये होते हैं। उसके बाद में आता है हैजा, जिसको आप टाइफाइड और हैजा, ये दोनों किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जल या भोजन के माध्यम से आपको हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, जल के माध्यम से। मलेरिया प्रोटोजोआ, मच्छर के माध्यम से। ठीक है, या प्लाज्मोडियम परजीवी आप बोल देते हैं। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ के कारण। हेपेटाइटिस ए वायरस, टाइफाइड हैजा बैक्टीरिया, खसरा चिकन पॉक्स पोलियो वायरस, अक्षय रोग यानी कि टीबी जीवाणु। मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट, एंथ्रेक्स किसके अंदर होती है, पौधे, पादप में, मनुष्य में या जानवर में, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स होता है क्या है भाई, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जो मुख्यतः जानवर और मनुष्यों के अंदर होता है। ठीक है, पौधों के अंदर नहीं होता है। तो मनुष्य और एनिमल यानी कि सेकंड और थर्ड कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। एंथ्रेक्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज दैट ऑकर्स मेनली इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, नॉट इन प्लांट्स। ठीक है, और एंथ्रेक्स जो है मनुष्य के अंदर या जो मवेशी, मैंने आपको बताया एनिमलियों में होने वाला एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। गाय में आपने सुना होगा खुर वाला रोग आता है, यानी कि उनके पैरों से वो चल नहीं पाते। या गाय के अंदर मुंह का जो रोग होता है, मुंह खोर बोलते हैं जिसको, वो किसके कारण होता है, वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण, और बाकी जो मैंने आपको बोला खुर और मुंह रोग गाय के अंदर वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित को मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, पहले में क्या बोला गया, नींबू केकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, जीवाणु, कवक और विषाणु। ठीक है, नींबू केकर, नींबू केकर जो है किसके कारण, एक आप बोल सकते हैं नींबू केकर एक जीवाणु जनित रोग है, रोगों के नाम है ये। गेहूं की रस्ट, गेहूं के ऊपर देखो नींबू, आपको पत्ता नजर आ रहा है, देखो, तो ऐसे नींबू के पत्ते पर ऐसे आपको नजर आएंगे, तो नींबू के पेड़ को होने वाला ये रोग है नींबू कैंकर, लेमन कैंकर बोलते हैं। गेहूं की विष्ट, यानी कि गेहूं की पत्ती के ऊपर ऐसे ऐसे आपको पीला पीला ऐसे नजर आ जाएगा। भिंडी का पित्ता या पत्ता जिसको बोलते हैं, ओकरा येलो वेन, यानी कि इस प्रकार से आपको भिंडी के जो पत्ते येलो येलो पड़ जाएंगे। तो पूछा गया है कि इनके अंदर जो बीमारी हो किसके कारण आती है। नींबू कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जिसको आप बैक्टीरिया बोल देते हैं, तो पहले का ए हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की रस्ट एक कवक जनित रोग है, यानी कि फंगी के कारण होता है, फंगस के कारण। ठीक है, भिंडी की पित्त विषाणु यानी कि वायरस, ऑप्शन नंबर। लेमन कैंकर इज ए बैक्टीरियल, ये फंगल है और ये वायरल है। ठीक है, वायरल डिजीज, विषाणु वायरल। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, आप कैसे भोजन की संदूषण की पहचान करेंगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कंटामिनेशन ऑफ फूड। भोजन का स्वाद खराब होना, दुर्गंध आना, इसके रंग रूप में परिवर्तन। भाई मैं आपसे पूछ लूं
कि आपके घर पे भोजन रखा है और बताइए कि ये भोजन खराब है कि सही है, भाई अभी तक ये खाने लायक है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? पहले तो उसको देखोगे, थोड़ा स्वाद चखोगे, भाई नहीं ये तो मेरे को अजीब लग रहा है, खट्टा खट्टा। आप सूंघ के देख सकते हो, भाई अगर उसके अंदर कुछ अलग अजीब स्मेल आ रही तो खराब हो जाएगा। अगर वो उसका रंग कुछ अलग पड़ गया हो तो उससे भी आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो बैड टेस्ट ऑफ फूड, बैड स्मेल, चेंज इन इट्स कलर एंड अपीयरेंस, तो तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भोजन संदूषण के कारण बीमारियां हो सकते हैं अगर आप भाई दूषित भोजन खाओगे, इसलिए इसके लक्षणों की पहचान करना आवश्यक है। फूड कंटामिनेशन कैन कॉज डिजीज, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इट्स साइन, ठीक है। तो भोजन का संदूषण होना कैसी प्रक्रिया है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की वजह से ही भोजन क्या होता है? खराब होता है। नेक्स्ट बताइए, रसायन आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। भाई उन रसायनों का नाम बताइए, उन केमिकल्स का नाम बताइए जो कॉमनली यूज किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। भाई आप देखते होंगे चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, वो बहुत टाइम तक मतलब कि उनकी वैलिडिटी 6-6 महीने 4-4 महीने तक चलती है, तो उनको कैसे कंजर्व किया जाता है। जैसे दही आप देखते हो, पैकेट वाली दही लेकर आते हो, भाई आपके घर में अगर सही दही रहेगी ना तो आपकी अगले दिन ही खराब हो जाती है, लेकिन उस दही को कम से कम 14-14 15-15 दिन की वैलिडिटी होती है। तो पूछा गया कि उनको फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें से आप किसका प्रयोग करते हो? सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खाद्य परीक्षण यानी कि फूड जो प्रिजर्वेशन है, एक ऐसे केमिकल होते हैं जो भोजन को सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फफूंद से, खमीर से और ऑक्सीकरण से बचाते हैं। तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और उसके अंदर सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम सल्फेट, इन सब का उपयोग आप करते हो। फूड प्रिजर्वेशन आर केमिकल दैट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोल्ड, यीस्ट एंड ऑक्सीडेशन, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, ठीक है, और सोडियम सल्फेट है। तो ऑप्शन नंबर आपका कॉमनली जो यूज किए जाते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बताइए, ये क्या करते हैं भाई? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है इनकी वजह से, अगर आप भोजन के अंदर ये मिलाया गया है। नमक एवं खाद्य का उपयोग कई खाद्य पदार्थों में पर्यवेक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सोल्ट एंड फूड आर यूज्ड एज preservatives in many food item because they ये क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया के विकास को रोक देता है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नमक और खाद्य पदार्थों का परिरक्षक के रूप में उपयोग बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, जिससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कोई नमक या तेल का जो भोजन है, ठीक है, उसके अंदर क्या जल्दी से बैक्टीरिया फैलते हैं, तो उनकी वृद्धि, नमक और जो खाद्य तेल है उनका जो उपयोग है सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से प्रेरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको सोडियम बेंजोएट बताया था, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से संदूषित को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट कंट्रोल द कॉन्टामिनेंट? कॉन्टामिनेंट को नमक का परिरक्षण, सॉल्ट प्रिजर्वेशन, ठीक है, शुगर प्रिजर्वेशन, विनेगर प्रिजर्वेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से सभी के सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिरक्षक के ये तरीके सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के लिए रोकते हैं। दीज मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ग्रोथ कॉन्टामिनेशन, देयरफॉर ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर ऑफ प्रिजर्वेशन। नमक का परिरक्षण, चीनी का, ठीक है, और सिरका का परिरक्षण। जैसे आपने देखा होगा नमक का परिरक्षण कैसे करोगे, यानी कि सोल्ट प्रिजर्वेशन, नमक का उपयोग जैसे मांस है या मछली है, भाई मांस मछली को ज्यादा टाइम तक अगर आप रखोगे तो खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर नमक डाल के रखोगे तो लंबे समय तक वो जो है चल सकता है। क्यों? क्योंकि नमक क्या करता है? बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे हुए नमक से ढक देते हैं, ठीक है। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। चीनी के द्वारा, जैसे जैम, जैम जो रहती है ना, खाते हो आप, जैम हो गई, जेली हो गई, ठीक है, उसके अंदर चीनी के द्वारा उसका परिरक्षण किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है।
जो खाने वाले पदार्थ हैं उनके अंदर नमी में कमी आ जाती है चीनी का प्रयोग करने से, नमी मॉइस्चर के अंदर कमी आ जाती है, और जीवाणुओं की वृद्धि को अगर नमी नहीं आएगी तो बैक्टीरिया नहीं होगा। ठीक है, जैसे सिरके का प्रयोग करते हैं, तेल और सिरके का उपयोग अचार के अंदर आप डालते हैं ना भाई, अगर अचार के अंदर आप सिरका तेल नहीं डालोगे तो अचार आपका जल्दी खराब हो जाएगा, और आप एक बार अचार डालते हो तो 2-2 साल तक चलता है। तो किसकी वजह से चलता है? क्योंकि आप उसके अंदर तेल का प्रयोग करते हो। ठीक है, और वही तेल उसके अंदर जो बैक्टीरिया को जीवित नहीं रह सकता, बैक्टीरिया उसके अंदर तेल के अंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? विच सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा राइजोबियम। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी, ओनली डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है, यानी कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो दलहनी पौधे जो हैं, ठीक है, जैसे चना, मटर, मूंग, सोयाबीन की जड़ों में गांठ बनाकर वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। ठीक है, तो सिम्बायोसिस पौधे और जीवाणु दोनों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन, इनके राइबोजियम बोलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है कि इनमें से गलत कौन सा है। पहला दिया गया है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। सही बात है भाई, नाइट्रोजन पाया जाता है। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम इन द सोयल एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ये भी सही है। मिट्टी में जो राइजोबियम जो होता है उपस्थित होता है, जैसे जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तन करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑब्टेन्ड प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम देम। ये भी सही है। तो नन ऑफ दीज, इनमें से गलत कोई भी कथन नहीं है। हमारे वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और नाइट्रोजन गैस सभी लिविंग बींग्स के लिए एक आवश्यक यानी कि जरूरी है। जो प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सब के अंदर, विटामिन के अंदर भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन जो पौधे हैं और जो जंतु हैं वो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूं ये वायुमंडल के अंदर 78% गैस है तो सीधा इसका यूज कर लो, इसको पी लो, खा लो, नहीं, ऐसे यूज नहीं होता है। सीधा मिट्टी के अंदर जो जीवाणु हैं, जो नीले हरे शैवाल हैं, वो क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? अस्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? अस्थिरीकरण करते हैं। और जब नाइट्रोजन और उसको अंदर नाइट्रोजन के यौगिकों के अंदर उसको परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर उसको परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन यौगिकों के अंदर, कंपाउंड के अंदर परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो पौधे हैं, प्लांट है, इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? वायु, खनिज, वन, कोयला। देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स किसको बोलते हैं? जो बार बार उपयोग करने पर भी समाप्त नहीं होते हैं और प्रकृति के द्वारा दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें से एक ही है वायु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और ऐसे संसाधन यानी कि ऐसे रिसोर्स जो बार बार उपयोग करने पर भी खत्म नहीं होते, यानी कि हमारी प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर अनलिमिटेड मात्रा के अंदर, असीमित मात्रा के अंदर उपस्थित हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है। ठीक है, और प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा, जो प्राकृतिक संसाधन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, वन, ये सब किसके हैं? ये प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अक्षय और अक्षय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है भाई? अक्षय, अभी तो बताया कौन से होते हैं भाई रिन्यूएबल रिसोर्स? फॉरेस्ट, कोयल, नेचुरल गैस।
फॉरेस्ट नहीं है, कोयला नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, सनलाइट है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ओनली डी आएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी ओनली डी। नेक्स्ट बताइए, पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आंसर दीजिए, और आंसर भी क्या दे रहा है कि सही कौन सा है, इसमें से सही कथन बताना है कौन सा है। पहला बोला गया है कि द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी in nature and are not exhausted by human activities are called renewable natural resources। वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। पहला सही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, वायु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि उदाहरण है अनवीकरणीय संसाधन का, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ये गलत है मेरे दोस्तों। भाई सूर्य का प्रकाश जो है वो तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है, वायु भी रिन्यूएबल सोर्सेज का एग्जांपल है, लेकिन आप बोल सकते हो जो कोयल यानी कि मिनरल्स हैं, कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश और वायु नहीं है। तो ये सेकंड इसके अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द रिसोर्सेज विच गेट एग्जॉस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज आफ्टर कंजप्शन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बोले वे संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और उनके उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होते, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा इसके अंदर सही है, बाकी दूसरा इसके अंदर गलत हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नेचर के अंदर इनकी जो मात्रा है वो सीमित होती है, ठीक है, और ये मानव की क्रिया से क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम और कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, या पोल्यूशन भाई, या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, या बायोफ्यूल कहा जाता है। इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर होमवर्क के रूप में देना है। भाई कोयला को कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम को आप क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे, ब्लैक गोल्ड बोलेंगे, या मेरे दोस्तों बायोफ्यूल बोलेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, और बाकी क्लासेज को भी टाइम से ज्वाइन करते रहो। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ विद हरियाणा करंट अफेयर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लासेज का ये टाइम है, आप इनको भी टाइम से ज्वाइन करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।